कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ घरों में मेहनत करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते, जबकि कुछ घरों में दिन रात पसीना बहाने के बाद भी हालात जस के तस बने रहते हैं। पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं, अनाज होता है पर संतोष नहीं, हंसी सुनाई देती है मगर भीतर डर पलता रहता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, कोई ग्रह दोष, कोई भगवान की परीक्षा। लेकिन उस दिन एक साधारण सी दिखने वाली गाय ने एक गरीब आदमी से कहा था, गरीबी बाहर से नहीं आती बेटा, वह उन चीजों से जन्म लेती है जिन्हें इंसान अज्ञान में अपने ही घर में जगह दे देता है। उस गाय की आंखों में न शिकायत थी न घमंड, बस एक ऐसा सत्य था जो सुन लिया जाए तो जीवन बदल सकता है और अनसुना कर दिया जाए तो पीढ़ियां उसी अभाव में गलती रहती हैं। नंदपुर गांव की सुबह हमेशा धीमी होती थी, जैसे समय भी वहां पहुंचकर थक जाता हो। कच्चे रास्तों पर धूल जम जाती थी, घरों की दीवारों पर दरारें थीं और लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह आदत बस चुकी थी। आदत हर दिन वैसे ही बीत जाने की। इसी गांव के आखिरी छोर पर हरिदास का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ जो हर साल हरा तो हो जाता था लेकिन फल कभी नहीं देता था। हरिदास मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। सुबह खेत, दोपहर मजदूरी, शाम को किसी के काम में हाथ बटाना, फिर भी उसके घर में हमेशा वही गिनती का अनाज, वही फटी हुई चादरें और वही चिंता। उसकी पत्नी राधा कई बार चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ लेती ताकि बच्चे उसका डर न देख लें। हरिदास यह सब देखकर भी खुद को समझाता, सब ठीक हो जाएगा, शायद अगले महीने। लेकिन वह अगला महीना सालों से नहीं आया था। उस दिन भी हरिदास सुबह बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी क्योंकि पिछली शाम साहूकार फिर से दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। शब्दों में मिठास थी लेकिन आंखों में ताना। हरिदास घर से बाहर निकला तो देखा, गांव की सड़क पर एक गाय खड़ी थी। सफेद शरीर, माथे पर हल्का सा काला निशान और आंखें मानो किसी बूढ़े संत की हों। वह गाय किसी से डर नहीं रही थी, न इधर उधर भाग रही थी। हरिदास ने पहले सोचा किसी की होगी, फिर उसे अपने रास्ते जाने दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने धीमी आवाज में रंभाया और हरिदास के कदम अपने आप रुक गए। नंदपुर में गायें बहुत थीं, लेकिन ऐसा रंभाना उसने कभी नहीं सुना था। न पुकार न शोर, बल्कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हरिदास ने पलटकर देखा, गाय उसकी ओर देख रही थी। सीधे उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और अपनापन एक साथ उसके मन में उठे। वह अनायास ही बोला, क्या हुआ माता? और तभी उसे लगा जैसे हवा कुछ पल के लिए थम गई हो। गाय उसके पास आई, उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए जैसे बोल उठी, हरिदास, तुम मेहनत बहुत करते हो लेकिन एक बात नहीं समझ पाए। हरिदास का शरीर सिहर गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वह, गाय और कच्ची सड़क। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम बोल कैसे रही हो? गाय ने शांति से कहा, जब इंसान सुनने को तैयार हो तब प्रकृति भी बोलती है। हरिदास जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि डर से हैं या किसी अनजानी राहत से। गाय उसके पास बैठ गई, जैसे वह कोई साधारण जानवर न होकर परिवार की बुजुर्ग हो। उसने कहा, तुम सोचते हो कि गरीबी भगवान देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान खुद उसे अपने घर बुलाता है। 7 चीजें हैं हरिदास, जो अगर घर में बस जाएं तो लक्ष्मी दरवाजा देखना भी पसंद नहीं करती। हरिदास का मन बेचैन हो उठा। वह बोला, अगर ऐसा है माता तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ बदल दूंगा। गाय ने उसे देखा, जैसे परख रही हो कि वह सच में सुनना चाहता है या बस एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। गाय ने धीरे धीरे कहा, पर याद रखना, सुनना आसान है, बदलना कठिन, क्योंकि ये 7 चीजें बाहर से नहीं आती, ये हमारी आदतों, सोच और व्यवहार से जन्म लेती हैं। हरिदास के दिमाग में अपनी पूरी जिंदगी घूम गई। राधा की चुप्पी, बच्चों के अधूरे सपने और उसका अपना थका हुआ चेहरा। वह बोला, मैं तैयार हूं। गाय ने पहली बात कहने से पहले एक लंबी सांस ली और बोली, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि समझ की कमी है। इतना कहकर वह अचानक उठी और गांव की दिशा में चल पड़ी। हरिदास हड़बड़ा गया, माता, रुको, बाकी बातें। गाय ने चलते चलते कहा, हर बात का समय होता है। आज सिर्फ बीज बोया है,
अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कल सूरज उगने से पहले उसी नीम के पेड़ के नीचे आ जाना। हरिदास देर तक वहीं बैठा रहा। सूरज अब ऊपर आ चुका था, गांव जागने लगा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी गरीबी किसी अभिशाप की वजह से नहीं, बल्कि किसी अनदेखी गलती की वजह से है। वह उठा, घर की ओर चला और राधा को देखा तो उसके चेहरे पर वही चिंता थी, लेकिन आज हरिदास की आंखों में एक नई चमक थी। डर नहीं, जिज्ञासा। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अगले दिन जरूर आएगा, क्योंकि अगर एक गाय सच में उसके जीवन का सच बता सकती है तो शायद उसका घर भी एक दिन अभाव से मुक्त हो सकता है। रात उस दिन नंदपुर में जल्दी उतर आई, लेकिन हरिदास की आंखों में नींद नहीं थी। वह नीम के पेड़ की ओर देखता रहा, जैसे वहां कोई उत्तर छुपा हो। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है, और न ही यह कि जिन 7 चीजों का जिक्र गाय ने किया है उनमें से कुछ उसके अपने घर में बहुत समय से जगह बनाए बैठी थीं। यही से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि सच सुनना आसान होता है, लेकिन सच स्वीकार करना ही सबसे कठिन होता है। रात गहरी होती चली गई थी, लेकिन हरिदास के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। वह करवटें बदलता रहा, कभी छत की दरारों को देखता, कभी नीम के पत्तों की सरसराहट सुनता। राधा ने उससे पूछा भी, आज नींद नहीं आ रही? हरिदास ने बस इतना कहा, कल सुबह जल्दी उठना है। वह नहीं चाहता था कि अभी किसी को कुछ बताए, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसने जो सुना वह सच था या कोई भ्रम। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज बार बार कह रही थी, अगर यह भ्रम होता तो इतना सुकून क्यों देता? मुर्गे की पहली बांग के साथ ही वह उठ गया। बाहर हल्की सी ठंड थी, आकाश पर तारे फीके पड़ने लगे थे। उसने बिना किसी को जगाए घर से बाहर कदम रखा और नीम के पेड़ की ओर चल पड़ा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा संवाद शुरू होने वाला था। नीम के नीचे वही गाय पहले से खड़ी थी, जैसे उसे हरिदास के आने का पूरा भरोसा हो। उसकी आंखों में वही गहराई, वही शांति। हरिदास ने पास जाकर हाथ जोड़ दिए। गाय ने बिना भूमिका के कहा, अच्छा हुआ तुम आए। बहुत से लोग सच सुनने की इच्छा जताते हैं, लेकिन समय आने पर बहाने बना लेते हैं। हरिदास चुप रहा। गाय ने आगे कहा, पहली चीज जो घर में गरीबी लाती है वह है अनादर। जिस घर में रोज एक दूसरे के शब्दों की कद्र नहीं होती, जहां बात बात पर ताना, अपमान और ऊंची आवाज होती है, वहां लक्ष्मी डर कर चली जाती है। हरिदास के मन में तुरंत राधा की वह चुप्पी कौंध गई, जो किसी शांति की नहीं बल्कि दबे हुए दुख की थी। गाय ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। तुम सोचते हो कि तुम कुछ गलत नहीं करते, लेकिन कई बार चुप रह जाना भी अनादर होता है। गाय ने जमीन पर गिरे सूखे पत्ते की ओर इशारा किया और कहा, दूसरी चीज है अकृतज्ञता। जो मिला है उसकी कीमत न समझना। रोज ईश्वर से और मांगते रहना, लेकिन जो हाथ में है उसके लिए धन्यवाद न करना। हरिदास को याद आया, कितनी बार उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके बच्चे स्वस्थ हैं, पत्नी उसका साथ देती है और वह खुद मेहनत करने लायक है। गाय की आवाज और गंभीर हो गई। जो इंसान मिले हुए को छोटा समझता है, उसके जीवन में बड़ा कभी नहीं आता। हरिदास का सिर झुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे घमंड को धीरे से छू लिया हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद गाय बोली, तीसरी चीज है अव्यवस्था। टूटी चीजों को सहेज कर रखना, गंदगी में जीना और यह सोचना कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हरिदास को अपना घर याद आया। कोने में पड़ा टूटा घड़ा, वर्षों से जमा अनुपयोगी सामान, और वह सोच कि गरीब आदमी है, ऐसे ही रहता है। गाय ने कहा, अव्यवस्था बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब इंसान खुद को महत्व नहीं देता तो उसका घर भी उपेक्षा का शिकार बन जाता है। यह बात हरिदास के दिल में गहरे उतर गई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी गरीबी उसकी आदतों में भी बसती है। गाय कुछ पल रुकी, फिर बोली, चौथी चीज है समय का अपमान। देर से उठना, काम टालना और यह कहना कि कल कर लेंगे। हरिदास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह कड़वी थी। कितनी बार उसने सोचा था कि अगली फसल में सब ठीक हो जाएगा, अगले महीने उधार चुका देगा। गाय ने कहा, जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे और हल्का बना देता है। दूर कहीं सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं, और हरिदास को लगा जैसे हर किरण उसके मन के किसी अंधेरे कोने को उजागर कर रही हो।
गाय ने पांचवी बात कहते हुए अपनी आवाज और भी कोमल कर ली। पांचवी चीज है नकारात्मक संगत। ऐसे लोग जो हर समय शिकायत करते हैं, हर बात में दोष ढूंढते हैं और मेहनत से ज्यादा बहानों पर भरोसा करते हैं। हरिदास को गांव की चौपाल याद आई, जहां रोज बैठकर लोग यही चर्चा करते थे कि सरकार खराब है, जमाना खराब है, किस्मत खराब है। उसने भी उन्हीं बातों में सिर हिलाया था, कभी किसी समाधान की बात नहीं की। गाय ने कहा, जिस घर में रोज नकारात्मक बातें आती हैं, वहां सकारात्मक अवसर दरवाजा खटखटाकर भी लौट जाता है। हरिदास की आंखें भर आईं। वह बोला, माता, क्या सच में इन बातों से गरीबी आती है? गाय ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, गरीबी अचानक नहीं आती हरिदास, वह रोज रोज किए गए छोटे चुनावों से बनती है। फिर उसने छठी चीज बताई। छठी चीज है ज्ञान का अपमान, सीखने से मुंह मोड़ लेना, यह कहना कि हमें सब आता है या यह सोचना कि पढ़ लिख कर क्या होगा। हरिदास को याद आया कैसे उसने अपने बेटे को कभी कहा था, ज्यादा पढ़कर क्या करेगा, आखिर खेत ही संभालने हैं। उस पल उसे अपनी ही बात तीर की तरह चुभी। अंत में गाय ने धीमी आवाज में कहा, सातवीं चीज सबसे खतरनाक है और वह है कर्म के नाम पर आलस्य, भगवान पर सब छोड़ देना लेकिन खुद कदम न उठाना। हरिदास के हाथ कांपने लगे। उसने पूरी जिंदगी यही तो किया था, सब भगवान पर छोड़ दिया लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। गाय ने कहा, ईश्वर साथ देता है लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। इतना कहकर वह धीरे धीरे गांव की ओर मुड़ गई। इस बार उसने रुकने का वादा नहीं किया। हरिदास वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके भीतर का आईना साफ कर दिया हो। अब उसे समझ आ रहा था कि गरीबी कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि वर्षों से पाली गई आदतों का परिणाम है। सूरज पूरी तरह निकल आया था, गांव जाग चुका था, लेकिन हरिदास की दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। वह घर की ओर लौटा, मन में एक ही निश्चय लिए, अगर इन 7 चीजों ने उसे नीचे गिराया है तो अब वही 7 बदलाव उसे ऊपर भी उठा सकते हैं। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, क्योंकि समझ आ जाना आसान था, पर हर दिन खुद को बदलना सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। घर लौटते समय हरिदास के कदम धीमे थे, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा जागा हुआ। आंगन में घुसते ही उसकी नजर सबसे पहले बिखरे सामान पर गई, जो वर्षों से वैसे ही पड़ा था जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। टूटी खाट का एक पाया, जंग लगा लोटा, फटे बोरे। पहले ये सब उसे अपनी गरीबी का सबूत लगते थे, अब उसे ये अपनी लापरवाही का आईना लग रहे थे। राधा चूल्हे के पास बैठी थी, बच्चों के लिए पतली सी रोटी सेंक रही थी। हरिदास ने उसे टोकने या समझाने की बजाय खुद झाड़ू उठाई। राधा चौंक गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हरिदास के चेहरे पर एक ऐसा निश्चय था कि शब्द वहीं रुक गए। उस दिन पहली बार घर की सफाई सिर्फ धूल हटाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर जमी उदासी को बाहर निकालने के लिए हो रही थी। गांव के लोग यह बदलाव तुरंत नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें दिखने लगा कि हरिदास अब चौपाल पर कम बैठता है। पहले वह भी बाकी लोगों की तरह शिकायतों में शामिल रहता था, अब वह चुपचाप सुनता और उठकर अपने काम में लग जाता। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लगता है किसी साधु का असर हो गया है। हरिदास मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि हर व्यंग्य का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। शाम को वह बच्चों के साथ बैठता, उनसे उनके दिन की बात पूछता। जब बेटा खेत के अलावा कुछ और सीखने की इच्छा जताता तो हरिदास उसे डांटने की बजाय ध्यान से सुनता। यह छोटा सा बदलाव घर के माहौल में एक नई गर्माहट ले आया, जिसे शब्दों में नहीं बस महसूस किया जा सकता था। समय का सम्मान करना उसके लिए सबसे कठिन था। बरसों से आदत थी कि सूरज निकलने के बाद भी कुछ देर यूं ही पड़े रहो, काम को टालते रहो, लेकिन अब वह खुद को जबरन जल्दी उठने के लिए मजबूर करता। शुरू में शरीर थकता था, मन बहाने ढूंढता था, पर हर सुबह नीम के पेड़ की याद उसे खींच लाती थी। वह खेत में पहुंचकर काम की योजना बनाता, कब क्या करना है, किससे मदद लेनी है। यह योजना बनाना उसके लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब काम को दिशा मिलती है तो मेहनत बोझ नहीं लगती। शाम को थका होने के बावजूद उसके मन में एक अजीब सा संतोष होता, जो पहले कभी नहीं आया था। एक दिन गांव में एक पुराना मित्र आया, जो शहर में काम करता था। पहले हरिदास उससे अपनी मजबूरी गिनाता,
लेकिन इस बार उसने उससे सवाल पूछे, काम कैसे मिला, पैसे कैसे संभाले, किन गलतियों से बचा। मित्र ने हैरानी से उसे देखा, फिर खुलकर बातें की। उसी बातचीत में हरिदास को पहली बार लगा कि सीखना उम्र या हालात का मोहताज नहीं होता। उसने तय किया कि वह नई चीजें सीखेगा, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो। उसने बच्चों को भी समझाया कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए होती है। यह बात राधा के दिल को छू गई, क्योंकि उसने हरिदास को पहली बार भविष्य की बात करते देखा था, डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ। लेकिन बदलाव का रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ ही दिनों में एक नई परेशानी आई। साहूकार फिर से पैसे मांगने आ गया, इस बार सख्त आवाज में। पुराने हरिदास की तरह डरने की बजाय उसने शांत स्वर में कहा कि वह धीरे धीरे चुका देगा और अब अनावश्यक उधार नहीं लेगा। साहूकार हंसा, लेकिन हरिदास के भीतर कोई कंपी नहीं हुई। उस दिन उसे समझ आया कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तो सामने वाला भी उसकी आंखों में झांकने से पहले सोचता है। घर में अब बातचीत का तरीका बदल चुका था। राधा की चुप्पी टूटने लगी थी। वह अपनी परेशानियां खुलकर बताने लगी और हरिदास पहली बार बिना टोकने के सुनने लगा। बच्चों ने भी महसूस किया कि उनके सवालों को अब अनदेखा नहीं किया जाता। घर में हंसी अभी भी कम थी, लेकिन तनाव पहले से बहुत कम हो चुका था। हरिदास को याद आया कि गाय ने कहा था, अनादर गरीबी लाता है। उसने महसूस किया कि सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, सुनने और समझने में भी होता है। गांव में कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वह अब उनकी शिकायतों का हिस्सा नहीं बनता था। शुरू में उसे यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि हर बदलाव अकेलापन लेकर आता है। उसी अकेलेपन में उसने अपने भीतर झांकना सीखा। वह अब भगवान से सिर्फ मांगता नहीं था, बल्कि हर दिन के लिए धन्यवाद भी देता था। स्वास्थ्य के लिए, काम के लिए, सीखने के अवसर के लिए। यह कृतज्ञता उसके चेहरे पर झलकने लगी थी और लोग बिना वजह ही उससे सहज महसूस करने लगे थे। एक शाम वह फिर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। गाय वहां नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हरिदास को महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे वह आवाज फिर कह रही हो, यह शुरुआत है, अंत नहीं। हरिदास ने आसमान की ओर देखा। हालात अभी पूरी तरह नहीं बदले थे, गरीबी अभी भी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन अब वह उसे अपनी नियति नहीं लगती थी। वह जान चुका था कि जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत भी बदल लेता है। और यही समझ उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी, क्योंकि अब उसकी यात्रा सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की यात्रा बन चुकी थी। दिन बीतने लगे और हरिदास के जीवन में अनुशासन धीरे धीरे आदत बनता चला गया। अब वह सुबह उठकर सिर्फ काम की चिंता नहीं करता था, बल्कि यह भी सोचता था कि आज वह कौन सी गलती नहीं दोहराएगा। खेत में वह पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। बीज बोने से पहले मिट्टी परखता, पानी का हिसाब रखता और बिना सोचे किसी की सलाह नहीं मानता। यह बदलाव अचानक धन नहीं ला रहा था, लेकिन नुकसान रुकने लगा था, और यही उसके लिए सबसे बड़ा संकेत था कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। राधा ने भी महसूस किया कि घर में पैसे कम हों, फिर भी मन का बोझ हल्का है। वह अब हर छोटी बात पर चिंता में नहीं डूबती थी, क्योंकि हरिदास अब जिम्मेदारी से भागता नहीं था। गांव में इस परिवर्तन की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग इसे संयोग मानते, कुछ कहते कि हरिदास को किसी बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन एक दिन पंचायत के पास एक विवाद खड़ा हो गया, खेतों के पानी को लेकर। पहले हरिदास ऐसे मामलों से दूर रहता था, लेकिन इस बार उसने चुप रहना उचित नहीं समझा। उसने बिना ऊंची आवाज के अपनी बात रखी, तर्क के साथ, सम्मान के साथ। लोग हैरान थे कि वही हरिदास जो पहले सिर झुकाकर खड़ा रहता था, अब शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोल रहा है। उस दिन पहली बार गांव वालों ने देखा कि आत्मसम्मान किसी धन से नहीं, बल्कि सोच से पैदा होता है। इसी बीच एक कठिन परीक्षा सामने आई। मौसम ने अचानक करवट ली और फसल पर संकट के बादल छा गए। पुराने हरिदास की तरह वह इसे किस्मत का खेल मानकर बैठ नहीं गया। उसने गांव के बाहर रहने वाले एक जानकार किसान से सलाह ली, नई पद्धति अपनाई और कुछ जोखिम उठाए। राधा डर गई थी, अगर यह प्रयोग असफल हो गया तो? लेकिन हरिदास ने उसे समझाया कि बिना सोचे जोखिम लेना मूर्खता है, और सोच समझकर जोखिम लेना साहस। परिणाम तुरंत नहीं आया, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था।
हरिदास ने उस दिन समझा कि ज्ञान का सम्मान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि अनुभव सीखने की इच्छा में भी छिपा है। बच्चों में भी बदलाव साफ दिखने लगा। बेटा अब खेत से लौटकर सवाल पूछता, क्यों ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करें तो क्या होगा? पहले हरिदास ऐसे सवालों से झुंझला जाता, अब वह खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करता। बेटी, जो पहले चुप रहती थी, अब माँ के साथ घर के खर्च का हिसाब रखने लगी। राधा को यह देखकर आश्चर्य होता कि जिस घर में कभी बातचीत बोझ लगती थी, अब वही बातचीत समाधान का रास्ता बन रही है। गरीबी अभी पूरी तरह नहीं गई थी, लेकिन अज्ञान का अंधेरा जरूर छटने लगा था। कुछ समय बाद वही मित्र फिर आया जो शहर में काम करता था। इस बार हरिदास ने उससे मदद नहीं मांगी, बल्कि अपनी योजना साझा की। मित्र ने उसकी बात सुनी और कहा कि अगर वह चाहे तो पास के कस्बे में अपना अनाज बेच सकता है, जहां दाम बेहतर मिलते हैं। पहले हरिदास ऐसे सुझाव सुनकर डर जाता था। अब उसने गणना की, जोखिम तौला और फैसला लिया। जब पहली बार उसे अपनी मेहनत का थोड़ा बेहतर मूल्य मिला, तो उसने खुशी में शोर नहीं मचाया। वह चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे गया और मन ही मन धन्यवाद किया, किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की समझ के लिए। लेकिन हर बदलाव विरोध भी लाता है। गांव के कुछ लोग, जो वर्षों से उसकी कमजोरी का फायदा उठाते आए थे, अब असहज महसूस करने लगे। किसी ने ताना मारा, किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि हरिदास घमंडी हो गया है। पहले ये बातें उसे भीतर तक हिला देती, लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर आलोचना का उत्तर सफाई नहीं होता। उसने अपने काम पर ध्यान बनाए रखा। यही स्थिरता उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वह दूसरों की राय से नहीं, अपने विवेक से चलता था। एक शाम जब आकाश में बादल घिरे थे, हरिदास फिर नीम के नीचे बैठा। उसे लगा जैसे गाय की उपस्थिति फिर से आसपास है, भले ही वह दिखाई न दे। उसने मन ही मन कहा कि वह रास्ता कठिन है, लेकिन अब डर नहीं लगता। उसे समझ आ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि निर्णयों की गलती से जन्म लेती है। जब निर्णय सुधरते हैं तो हालात भी धीरे धीरे रास्ता बदलते हैं। उस शाम उसे पहली बार भविष्य डरावना नहीं, बल्कि खुला हुआ लगा। गांव की रात शांत थी, लेकिन हरिदास के भीतर एक नई हलचल थी। इस बार बेचैनी की नहीं, बल्कि तैयारी की। वह जानता था कि अभी और परीक्षाएं आएंगी और शायद हर बार जीत न मिले, लेकिन अब उसके पास वह सबसे बड़ी पूंजी थी जो किसी साहूकार से नहीं मिलती, स्वयं पर विश्वास और सीखते रहने का साहस। यही वह मोड़ था जहां उसकी कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं रह गई थी, बल्कि उस इंसान की बन चुकी थी जिसने समझ लिया था कि जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी धीरे धीरे साथ चलने लगती है। घर लौटते समय हरिदास के कदम धीमे थे, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा जागा हुआ। आंगन में घुसते ही उसकी नजर सबसे पहले बिखरे सामान पर गई, जो वर्षों से वैसे ही पड़ा था जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। टूटी खाट का एक पाया, जंग लगा लोटा, फटे बोरे। पहले ये सब उसे अपनी गरीबी का सबूत लगते थे, अब उसे ये अपनी लापरवाही का आईना लग रहे थे। राधा चूल्हे के पास बैठी थी, बच्चों के लिए पतली सी रोटी सेंक रही थी। हरिदास ने उसे टोकने या समझाने की बजाय खुद झाड़ू उठाई। राधा चौंक गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन हरिदास के चेहरे पर एक ऐसा निश्चय था कि शब्द वहीं रुक गए। उस दिन पहली बार घर की सफाई सिर्फ धूल हटाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर जमी उदासी को बाहर निकालने के लिए हो रही थी। गांव के लोग यह बदलाव तुरंत नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें दिखने लगा कि हरिदास अब चौपाल पर कम बैठता है। पहले वह भी बाकी लोगों की तरह शिकायतों में शामिल रहता था, अब वह चुपचाप सुनता और उठकर अपने काम में लग जाता। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लगता है किसी साधु का असर हो गया है। हरिदास मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि हर व्यंग्य का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। शाम को वह बच्चों के साथ बैठता, उनसे उनके दिन की बात पूछता। जब बेटा खेत के अलावा कुछ और सीखने की इच्छा जताता, तो हरिदास उसे डांटने की बजाय ध्यान से सुनता। यह छोटा सा बदलाव घर के माहौल में एक नई गर्माहट ले आया, जिसे शब्दों में नहीं, बस महसूस किया जा सकता था। समय का सम्मान करना उसके लिए सबसे कठिन था। बरसों से आदत थी कि सूरज निकलने के बाद भी कुछ देर यूं ही पड़े रहो, काम को टालते रहो। लेकिन अब वह खुद को जबरन जल्दी उठने के लिए मजबूर करता।
शुरू शुरू में शरीर थकता था, मन बहाने ढूंढता था, पर हर सुबह नीम के पेड़ की याद उसे खींच लाती थी। वह खेत में पहुंचकर काम की योजना बनाता, कब क्या करना है, किससे मदद लेनी है। यह योजना बनाना उसके लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब काम को दिशा मिलती है तो मेहनत बोझ नहीं लगती। शाम को थका होने के बावजूद उसके मन में एक अजीब सा संतोष होता, जो पहले कभी नहीं आया था। एक दिन गांव में एक पुराना मित्र आया, जो शहर में काम करता था। पहले हरिदास उससे अपनी मजबूरी गिनाता, लेकिन इस बार उसने उससे सवाल पूछे, काम कैसे मिला, पैसे कैसे संभाले, किन गलतियों से बचा। मित्र ने हैरानी से उसे देखा, फिर खुलकर बातें की। उसी बातचीत में हरिदास को पहली बार लगा कि सीखना उम्र या हालात का मोहताज नहीं होता। उसने तय किया कि वह नई चीजें सीखेगा, चाहे धीरे धीरे ही क्यों न हो। उसने बच्चों को भी समझाया कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए होती है। यह बात राधा के दिल को छू गई, क्योंकि उसने हरिदास को पहली बार भविष्य की बात करते देखा था, डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ। लेकिन बदलाव का रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ ही दिनों में एक नई परेशानी आई। साहूकार फिर से पैसे मांगने आ गया, इस बार सख्त आवाज में। पुराने हरिदास की तरह डरने की बजाय उसने शांत स्वर में कहा कि वह धीरे धीरे चुका देगा और अब अनावश्यक उधार नहीं लेगा। साहूकार हंसा, लेकिन हरिदास के भीतर कोई कंपी नहीं हुई। उस दिन उसे समझ आया कि सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तो सामने वाला भी उसकी आंखों में झांकने से पहले सोचता है। घर में अब बातचीत का तरीका बदल चुका था। राधा की चुप्पी टूटने लगी थी। वह अपनी परेशानियां खुलकर बताने लगी और हरिदास पहली बार बिना टोकने के सुनने लगा। बच्चों ने भी महसूस किया कि उनके सवालों को अब अनदेखा नहीं किया जाता। घर में हंसी अभी भी कम थी, लेकिन तनाव पहले से बहुत कम हो चुका था। हरिदास को याद आया कि गाय ने कहा था, अनादर गरीबी लाता है। उसने महसूस किया कि सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, सुनने और समझने में भी होता है। गांव में कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वह अब उनकी शिकायतों का हिस्सा नहीं बनता था। शुरू में उसे यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि हर बदलाव अकेलापन लेकर आता है। उसी अकेलेपन में उसने अपने भीतर झांकना सीखा। वह अब भगवान से सिर्फ मांगता नहीं था, बल्कि हर दिन के लिए धन्यवाद भी देता था। स्वास्थ्य के लिए, काम के लिए, सीखने के अवसर के लिए। यह कृतज्ञता उसके चेहरे पर झलकने लगी थी और लोग बिना वजह ही उससे सहज महसूस करने लगे थे। एक शाम वह फिर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। गाय वहां नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हरिदास को महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे वह आवाज फिर कह रही हो, यह शुरुआत है, अंत नहीं। हरिदास ने आसमान की ओर देखा। हालात अभी पूरी तरह नहीं बदले थे, गरीबी अभी भी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन अब वह उसे अपनी नियति नहीं लगती थी। वह जान चुका था कि जो इंसान अपनी आदतें बदल लेता है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत भी बदल लेता है। और यही समझ उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी, क्योंकि अब उसकी यात्रा सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की यात्रा बन चुकी थी। दिन बीतने लगे और हरिदास के जीवन में अनुशासन धीरे धीरे आदत बनता चला गया। अब वह सुबह उठकर सिर्फ काम की चिंता नहीं करता था, बल्कि यह भी सोचता था कि आज वह कौन सी गलती नहीं दोहराएगा। खेत में वह पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। बीज बोने से पहले मिट्टी परखता, पानी का हिसाब रखता और बिना सोचे किसी की सलाह नहीं मानता। यह बदलाव अचानक धन नहीं ला रहा था, लेकिन नुकसान रुकने लगा था, और यही उसके लिए सबसे बड़ा संकेत था कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। राधा ने भी महसूस किया कि घर में पैसे कम हों, फिर भी मन का बोझ हल्का है। वह अब हर छोटी बात पर चिंता में नहीं डूबती थी, क्योंकि हरिदास अब जिम्मेदारी से भागता नहीं था। गांव में इस परिवर्तन की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग इसे संयोग मानते, कुछ कहते कि हरिदास को किसी बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन एक दिन पंचायत के पास एक विवाद खड़ा हो गया, खेतों के पानी को लेकर। पहले हरिदास ऐसे मामलों से दूर रहता था, लेकिन इस बार उसने चुप रहना उचित नहीं समझा। उसने बिना ऊंची आवाज के अपनी बात रखी, तर्क के साथ, सम्मान के साथ। लोग हैरान थे कि वही हरिदास, जो पहले सिर झुकाकर खड़ा रहता था, अब शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोल रहा है। उस दिन पहली बार गांव वालों ने देखा कि आत्मसम्मान किसी धन से नहीं, बल्कि सोच से पैदा होता है। इसी बीच एक कठिन परीक्षा सामने आई। मौसम ने अचानक करवट ली और फसल पर संकट के बादल छा गए। पुराने हरिदास की तरह
वह इसे किस्मत का खेल मानकर बैठ नहीं गया। उसने गांव के बाहर रहने वाले एक जानकार किसान से सलाह ली, नई पद्धति अपनाई और कुछ जोखिम उठाए। राधा डर गई थी, अगर यह प्रयोग असफल हो गया तो? लेकिन हरिदास ने उसे समझाया कि बिना सोचे जोखिम लेना मूर्खता है और सोच समझकर जोखिम लेना साहस। परिणाम तुरंत नहीं आया, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। हरिदास ने उस दिन समझा कि ज्ञान का सम्मान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि अनुभव सीखने की इच्छा में भी छिपा है। बच्चों में भी बदलाव साफ दिखने लगा। बेटा अब खेत से लौटकर सवाल पूछता, क्यों ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करें तो क्या होगा? पहले हरिदास ऐसे सवालों से झुंझला जाता, अब वह खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करता। बेटी, जो पहले चुप रहती थी, अब माँ के साथ घर के खर्च का हिसाब रखने लगी। राधा को यह देखकर आश्चर्य होता कि जिस घर में कभी बातचीत बोझ लगती थी, अब वही बातचीत समाधान का रास्ता बन रही है। गरीबी अभी पूरी तरह नहीं गई थी, लेकिन अज्ञान का अंधेरा जरूर छटने लगा था। कुछ समय बाद वही मित्र फिर आया जो शहर में काम करता था। इस बार हरिदास ने उससे मदद नहीं मांगी, बल्कि अपनी योजना साझा की। मित्र ने उसकी बात सुनी और कहा कि अगर वह चाहे तो पास के कस्बे में अपना अनाज बेच सकता है, जहां दाम बेहतर मिलते हैं। पहले हरिदास ऐसे सुझाव सुनकर डर जाता था। अब उसने गणना की, जोखिम तौला और फैसला लिया। जब पहली बार उसे अपनी मेहनत का थोड़ा बेहतर मूल्य मिला, तो उसने खुशी में शोर नहीं मचाया। वह चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे गया और मन ही मन धन्यवाद किया, किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की समझ के लिए। लेकिन हर बदलाव विरोध भी लाता है। गांव के कुछ लोग, जो वर्षों से उसकी कमजोरी का फायदा उठाते आए थे, अब असहज महसूस करने लगे। किसी ने ताना मारा, किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि हरिदास घमंडी हो गया है। पहले ये बातें उसे भीतर तक हिला देती, लेकिन अब वह समझ चुका था कि हर आलोचना का उत्तर सफाई नहीं होता। उसने अपने काम पर ध्यान बनाए रखा। यही स्थिरता उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब वह दूसरों की राय से नहीं, अपने विवेक से चलता था। एक शाम जब आकाश में बादल घिरे थे, हरिदास फिर नीम के नीचे बैठा। उसे लगा जैसे गाय की उपस्थिति फिर से आसपास है, भले ही वह दिखाई न दे। उसने मन ही मन कहा कि वह रास्ता कठिन है, लेकिन अब डर नहीं लगता। उसे समझ आ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि निर्णयों की गलती से जन्म लेती है। जब निर्णय सुधरते हैं तो हालात भी धीरे धीरे रास्ता बदलते हैं। उस शाम उसे पहली बार भविष्य डरावना नहीं, बल्कि खुला हुआ लगा। गांव की रात शांत थी, लेकिन हरिदास के भीतर एक नई हलचल थी। इस बार बेचैनी की नहीं, बल्कि तैयारी की। वह जानता था कि अभी और परीक्षाएं आएंगी और शायद हर बार जीत न मिले, लेकिन अब उसके पास वह सबसे बड़ी पूंजी थी जो किसी साहूकार से नहीं मिलती, स्वयं पर विश्वास और सीखते रहने का साहस। यही वह मोड़ था जहां उसकी कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं रह गई थी, बल्कि उस इंसान की बन चुकी थी जिसने समझ लिया था कि जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी धीरे धीरे साथ चलने लगती है। समय के साथ हरिदास के भीतर एक नई सजगता जन्म ले चुकी थी। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता था, बल्कि अपने व्यवहार पर भी उतना ही ध्यान देता था। जब कोई काम बिगड़ता तो वह पहले दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से पूछता कि उसने कहाँ जल्दबाजी की या किस सलाह को अनदेखा किया। यह आदत उसे भीतर से स्थिर बना रही थी। पहले जहां छोटी छोटी असफलताएं उसे हिला देती थीं, अब वही असफलताएं उसे ठहरकर सोचने का अवसर देती थीं। राधा यह बदलाव साफ देख रही थी। उसे लगता था कि हरिदास अब पहले जैसा थका हुआ नहीं रहता। भले ही शरीर थक जाए, मन में टूटन नहीं आती। यह मानसिक मजबूती घर के माहौल में भी उतरने लगी थी। एक दिन गांव में बाहर से कुछ व्यापारी आए। वे सस्ते दामों पर अनाज खरीदना चाहते थे और किसानों को लालच दे रहे थे कि अभी बेच दो, वरना बाद में दाम गिर जाएंगे। कई लोग डर के मारे तैयार हो गए। हरिदास भी असमंजस में था। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने जानकारी जुटाई, कस्बे में भाव पूछवाए और फिर फैसला लिया कि वह अपना अनाज अभी नहीं बेचेगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा, लेकिन हरिदास ने मन की उस आवाज को सुना जो अब डर से नहीं, समझ से बोलती थी। कुछ हफ्तों बाद जब दाम सच में बढ़े, तब उसे अपनी मेहनत का सही मूल्य मिला।
यह उसके लिए सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास की पुष्टि थी कि सही सोच अक्सर शोर नहीं मचाती, बस सही समय का इंतजार करती है। घर में अब निर्णय अकेले नहीं होते थे। राधा भी हर बात में शामिल होती थी। दोनों मिलकर यह तय करते कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ रुकना है। बच्चों को भी यह समझाया जाने लगा कि हर चीज तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। ये बातें धीरे धीरे बच्चों के स्वभाव में उतरने लगी। वे अब जिद कम करते, जरूरत और इच्छा का फर्क समझने लगे थे। हरिदास को एहसास हुआ कि अगर अगली पीढ़ी को वही सोच दी जाए तो गरीबी सिर्फ एक बीता हुआ दौर बन सकती है, नियति नहीं। यह सोच उसे भीतर से एक नई जिम्मेदारी का एहसास करा रही थी। लेकिन जीवन हर बार सीख के साथ परीक्षा भी देता है। एक दिन अचानक राधा बीमार पड़ गई। इलाज का खर्च सामने था और जमा पूंजी सीमित। पुराने हरिदास की तरह वह घबरा नहीं गया। उसने हिसाब लगाया, जरूरी खर्च अलग किए और कुछ दिनों के लिए गैर जरूरी योजनाएं रोक दी। उसे यह फैसला आसान नहीं लगा, लेकिन उसने समझ लिया था कि समझदारी का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, कभी कभी रुकना भी होता है। राधा ने उसकी आंखों में डर के बजाय भरोसा देखा, और वही भरोसा उसके लिए दवा से कम नहीं था। गांव के कुछ नौजवान अब हरिदास के पास सलाह लेने आने लगे थे। कोई खेती के बारे में पूछता, कोई पैसों के प्रबंधन के बारे में। हरिदास उन्हें उपदेश नहीं देता था, बस अपने अनुभव साझा करता था। कहाँ उसने गलती की और कैसे सीखा। उसे याद आता कि कभी वह खुद भी ऐसे सवालों से चिढ़ जाता था। अब उसे समझ आया कि ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बल्कि और स्पष्ट होता है। यह नई भूमिका उसे गर्व नहीं, बल्कि विनम्रता सिखा रही थी। धीरे धीरे गांव की हवा बदलने लगी थी। शिकायतों की जगह समाधान की बातें होने लगी थीं। हरिदास को यह भ्रम नहीं था कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन वह यह जरूर समझता था कि एक व्यक्ति का बदलना कई लोगों के सोचने का तरीका बदल सकता है। उसे गाय की कही बातें बार बार याद आती। गरीबी बाहर से नहीं आती। अब उसे दिखने लगा था कि जब अनादर, अव्यवस्था और आलस्य घर से बाहर जाते हैं तो अवसर अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक शाम जब वह अकेला खेत से लौट रहा था, रास्ते में वही गाय दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार वह पास नहीं आई, न कुछ बोली, बस कुछ पल हरिदास की ओर देखती रही। हरिदास ठिठक गया। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, न कोई डर। उसने सिर झुकाकर मौन में धन्यवाद किया। उसे लगा जैसे गाय की उपस्थिति कह रही हो, अब तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं, तुम रास्ता समझ चुके हो। पल भर में वह गाय ओझल हो गई, लेकिन हरिदास के भीतर एक स्थायी शांति छोड़ गई। उस रात हरिदास देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन के पिछले वर्षों को याद किया, वह डर, वह असहायता, वह शिकायतें, और फिर उसने आज को देखा। संघर्ष अब भी था, लेकिन दिशा भी थी। उसे एहसास हुआ कि समृद्धि का मतलब समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि समस्याओं से निपटने की समझ होना है। यही समझ उसे आगे के रास्ते के लिए तैयार कर रही थी। वह जानता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब यह कहानी गरीबी की नहीं, परिवर्तन की बन चुकी थी, और यही परिवर्तन आने वाले दिनों में नंदपुर की पहचान बदलने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में हरिदास ने महसूस किया कि केवल सोच बदलने से ही काम नहीं चलता, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में भी स्थिरता जरूरी थी। अब वह हर काम की योजना बनाकर करता था, चाहे वह खेत की सिंचाई हो या घर का खर्चा। सुबह उठते ही पहले स्वयं को तैयार करता, फिर बच्चों को उठाता और उन्हें पढ़ाई व काम में व्यवस्थित रहने के लिए प्रेरित करता। राधा को यह बदलाव पहले थोड़ा असहज लगा, क्योंकि वह जानती थी कि पुराने समय में हरिदास जल्दी थक जाता और काम बीच में छोड़ देता। लेकिन अब वो देख रही थी कि थकान में भी संतुलन था, और यह संतुलन घर के हर सदस्य पर असर डाल रहा था। घर में छोटी छोटी उलझनों के बावजूद अब गुस्सा और हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि धैर्य और स्पष्टता थी। गांव में इस बदलाव की छाया धीरे धीरे फैलने लगी। अब कई लोग हरिदास से सलाह लेने आने लगे। कभी गांव के बच्चे खेत में उसके साथ सीखने आते, तो कभी नौजवान उसके अनुभव सुनकर अपनी योजनाएं बनाते। हरिदास अब केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि छोटे बड़े गांव वालों का मार्गदर्शन भी करता। वह लोगों को नसीहत नहीं देता, बल्कि अनुभव साझा करता। कहाँ उसने गलती की और कैसे सीखा। इस व्यवहार ने गांव में विश्वास पैदा किया। लोग अब उसकी बातों को सुनते समय सिर्फ कान नहीं, बल्कि मन भी खोलते थे। लेकिन परिवर्तन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन गांव में पानी का संकट आ गया। गांव का मुख्य कुआं सूख गया और सिंचाई का पानी सीमित हो गया। कई किसान परेशान थे।
और कुछ ने यह सुझाव दिया कि हम दूसरे गांव से चोरी छिपे पानी ले आएं। पुराने हरिदास की तरह डर और लालच में बहने की जगह अब उसने संयम और विवेक को चुना। उसने गांव वालों को शांत किया, उन्हें योजना बनाई कि किस खेत में कितनी सिंचाई होगी और किस खेत को थोड़े दिनों के लिए रोका जाएगा। शुरुआत में कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन बाद में परिणाम देखकर सबने स्वीकार किया कि हरिदास ने सही निर्णय लिया। घर में भी इस समय परीक्षा आई। बच्चों की पढ़ाई, खेत का काम, राधा की दवाई, सबका भार एक साथ पड़ा। पहले हरिदास इन दबावों में घबराता, लेकिन अब उसने प्रत्येक समस्या को टुकड़ों में बांटकर निपटाना शुरू किया। उसने परिवार को समझाया कि डर और जल्दीबाजी कोई समाधान नहीं देते, केवल सोच और धैर्य ही मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। धीरे धीरे परिवार में भी एक नया संतुलन बना। राधा को अब भरोसा था कि हरिदास किसी कठिनाई में घबराएगा नहीं, और बच्चे भी अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाने लगे। सिंचाई संकट के बाद हरिदास ने अपनी खेती में नई तकनीक अपनाने का निर्णय लिया। उसने पास के कस्बे में जाकर बीज और उर्वरक के नए विकल्प देखे। पहले तो उसे डर था कि नया प्रयोग फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसने जोखिमों को तौलकर थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते हुए नई तकनीक अपनाई। परिणाम यह हुआ कि फसल थोड़ी बेहतर हुई और निवेश पर लाभ भी बढ़ा। यह अनुभव हरिदास को यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि परिवर्तन तभी सफल होता है जब सोच और प्रयास दोनों साथ हों। गांव में कुछ लोग अब हरिदास के बदलाव से प्रभावित हुए। कुछ असहज, कुछ ने ताने दिए कि वह घमंडी हो गया है, कुछ कहने लगे कि उसकी सफलता केवल भाग्य की देन है। पहले हरिदास ऐसे तानों से परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह केवल मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। यह स्थिरता और आत्मविश्वास गांव के लिए एक उदाहरण बन गए थे। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि बदलाव केवल दिखावे का नहीं, बल्कि जीवन शैली का होता है। एक शाम हरिदास खेत से लौटकर नीम के पेड़ के पास बैठा। आसमान पर तारे चमक रहे थे और चांद हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे गाय की उपस्थिति उसके भीतर फिर से महसूस हो रही हो। वह समझ गया कि अब वह केवल आर्थिक या सामाजिक बदलाव की दिशा में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी मजबूत हो चुका है। अब डर नहीं, केवल समझ और दृढ़ता उसके मार्गदर्शन कर रही थी। उस रात हरिदास लंबी देर तक जागा। उसने अपने पुराने दिनों की तुलना वर्तमान से की। डर, असमर्थता, शिकायतें, और अब धैर्य, सोच और विश्वास। उसे एहसास हुआ कि असली समृद्धि पैसों में नहीं, बल्कि सोच और कर्म में होती है। अब वह जानता था कि आने वाले समय में और परीक्षाएं आएंगी, लेकिन भीतर की यह समझ और आत्मविश्वास उसे हर बार खड़ा कर देंगे। यह यात्रा सिर्फ गरीबी से मुक्ति की नहीं थी, बल्कि इंसान के अंदर सच्ची ताकत और आत्मनिर्भरता पैदा करने वाली थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक और चुनौती खड़ी हुई। गांव के छोटे तालाब का पानी सूखने लगा और किसानों की फसल संकट में पड़ गई। पहले ऐसा संकट आने पर लोग आपस में लड़ते और दोष ढूंढते, लेकिन अब हरिदास का नाम गांव में एक तरह से विश्वास का पर्याय बन गया था। पंचायत ने उसे सामने खड़ा करने का फैसला किया। कुछ लोग खुश हुए, कुछ असहज। हरिदास जानता था कि यह जिम्मेदारी सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि मुश्किल फैसलों की भी है। उसने पहले गांव के बुजुर्गों की सलाह ली, खेतों का हाल देखा और फिर सभी किसानों को बैठाकर योजना बनाई। हरिदास ने प्रस्ताव रखा कि पानी का वितरण खेतों के हिसाब से किया जाए और कुछ खेतों में सिंचाई को थोड़ा रोका जाए ताकि अन्य फसलें बचे। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया, वे अपनी मांग के अनुसार पानी चाहते थे। हरिदास ने उन्हें गुस्सा दिखाए बिना समझाया कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्णय लेने से सबको नुकसान होगा। उसने तर्क और अनुभव दोनों के आधार पर योजना बनाई। उस दिन कई लोगों ने पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से होता है। घर में भी इस दौरान परीक्षा आई। राधा की तबीयत फिर बिगड़ी और कुछ खर्चे अचानक बढ़ गए। पहले हरिदास इस पर घबराता, लेकिन अब उसने पैसे के हिसाब और प्राथमिकताओं की सूची बनाई। बच्चों को भी समझाया कि हर समय सब कुछ संभव नहीं होता, लेकिन सोच समझकर कदम उठाने से मुश्किलें हल हो जाती हैं। धीरे धीरे घर में भी वही शांति बनी रही जो पहले केवल कुछ समय के लिए दिखाई देती थी। यह अनुभव हरिदास के लिए यादगार बन गया कि परिवार के सहयोग और समझ से बड़ी समस्याएं भी सहनीय हो जाती हैं।
एक दिन गांव के पास ही एक अनजाने व्यापारी ने किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने किसानों से सस्ता बीज खरीदने और बाद में नुकसान होने की धमकी दी। पहले हरिदास डरकर चुप हो जाता या दूसरों की राय में बह जाता, लेकिन अब उसने सूचना जुटाई, लाभ हानि का हिसाब किया और पूरी गांव सभा के सामने योजना बताई। व्यापारी के झूठ सामने आने पर गांव वालों ने हरिदास के निर्णय की सराहना की। यह घटना पूरे गांव में यह संदेश फैलाने लगी कि स्थिर सोच और तर्कहीन डर से बचकर ही सही निर्णय लिए जाते हैं। बच्चों की समझ भी अब हरिदास के अनुभव से विकसित हो रही थी। बेटा अब खेत में काम करते समय नए तरीके सुझाता और परिणाम की गणना करता। बेटी घर के हिसाब किताब में मदद करती और छोटे सुधारों के लिए सुझाव देती। राधा अब डर के बजाय भरोसा महसूस कर रही थी। पूरे परिवार में सहयोग की भावना इतनी मजबूत हो गई कि छोटे झगड़े भी तुरंत हल हो जाते। हरिदास ने पहली बार महसूस किया कि शिक्षा और समझ केवल किताबों या पैसे से नहीं, बल्कि अनुभव और संवाद से भी आती है। गांव में अब धीरे धीरे नए अवसर दिखने लगे। कुछ बाहरी लोग हरिदास के काम को देखकर गांव के उत्पादन में निवेश करने लगे। पहले वह इन अवसरों से डरता, अब उसने समझदारी से निवेश का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने यह तय किया कि फसल का एक हिस्सा स्थानीय मंडी में, एक हिस्सा शहर में बेचना है, ताकि लाभ अधिकतम हो। परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे। गांव वालों ने देखा कि कैसे सोच, मेहनत और सही योजना से परिणाम धीरे धीरे बदल सकते हैं। एक शाम हरिदास फिर से नीम के पेड़ के पास गया। वह सोच रहा था कि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जिम्मेदार है। गाय वहां नहीं थी, लेकिन उसकी याद उसे मार्गदर्शन देती रही। उसने महसूस किया कि नेतृत्व का मतलब केवल ताकत या अधिकार नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और ध्येय के प्रति स्थिरता है। यह एहसास उसे भीतर से संतुष्टि दे रहा था। उस रात हरिदास देर तक जागा। उसने अपनी जिंदगी के उन सभी संघर्षों को याद किया जो उसे आज तक कमजोर बनाते रहे, और अब उसने देखा कि मेहनत, योजना, धैर्य, परिवार का सहयोग और सही निर्णय, यही सारी चीजें गरीबी से मुक्ति और स्थिर सफलता की असली कुंजी हैं। उसे एहसास हुआ कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वह अकेला नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, समझदार और प्रेरक इंसान बन चुका है। यही सोच उसे आने वाले समय की और परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि अब उसकी कहानी केवल गरीबी या मुश्किलों की नहीं, बल्कि परिवर्तन और नेतृत्व की बन चुकी थी। समय आगे बढ़ा और नंदपुर अब वैसा गांव नहीं रहा था जैसा पहले था। बदलाव अचानक नहीं था, पर ठोस था। लोग अब सुबह केवल शिकायतों के साथ नहीं उठते थे, बल्कि दिन के काम और समाधान के साथ उठने लगे थे। हरिदास यह सब देखता तो था, लेकिन उसे अपने भीतर एक अजीब सी सावधानी भी महसूस होती थी। उसे डर था कि कहीं यह नया आत्मविश्वास घमंड में न बदल जाए। इसलिए वह रोज खुद को याद दिलाता कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि सामूहिक समझ और सही निर्णयों का परिणाम है। यही विनम्रता उसे भीतर से संतुलित रखती थी। इसी दौरान सरकार की ओर से एक योजना की सूचना आई, जिसमें गांवों को मिलकर सहकारी समिति बनाने पर सहायता मिलनी थी। पहले ऐसे कागजी काम से लोग डरते थे। उन्हें लगता था कि यह सब शहर वालों के लिए होता है, लेकिन इस बार हरिदास ने सबको बैठाकर बात समझाई। उसने साफ कहा कि योजना तभी सफल होगी जब हर कोई ईमानदारी से हिस्सा लेगा, वरना वही पुरानी गरीबी नए नाम से लौट आएगी। कुछ लोग हिचकिचाए, कुछ ने सवाल उठाए, पर इस बार चर्चा डर से नहीं, समझ से हो रही थी। आखिरकार गांव ने तय किया कि वे कोशिश करेंगे। सहकारी समिति बनते ही पहली मुश्किल सामने आई। पैसों का हिसाब, किसका कितना हिस्सा, किसे कितना लाभ। पुराने समय में यही बात झगड़े की जड़ बन जाती, लेकिन अब हरिदास ने एक सख्त नियम रखा कि हर लेन देन लिखित होगा और सबके सामने होगा। कुछ लोगों को यह असुविधाजनक लगा, क्योंकि उन्हें पुरानी ढील पसंद थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि पारदर्शिता असुविधा नहीं, सुरक्षा है। यहीं से गांव ने छठी बड़ी सीख को व्यवहार में उतारा। अव्यवस्था को सहन करना भी गरीबी को बुलावा देना है।
हरदास के घर में भी यह बदलाव झलकने लगा था। अब घर में कोई भी सामान यूं ही नहीं खरीदा जाता था, हर चीज की जरूरत और उपयोग पर बात होती थी। बच्चों ने भी यह सीख लिया था कि दिखावे के लिए खर्च करना समझदारी नहीं है। राधा को कभी कभी पुरानी सहेलियों की बातें चुभतीं, जो ताने में कहती कि अब तो हरिदास बहुत हिसाबी हो गया है। लेकिन राधा मुस्कुरा देती। वह जान चुकी थी कि हिसाब रखना कंजूसी नहीं, बल्कि सम्मान है, मेहनत का सम्मान। एक दिन गांव में एक पुराना परिचित लौटा, जो वर्षों पहले नंदपुर छोड़कर शहर चला गया था। उसने देखा कि गांव की हालत बदल रही है। उसने हरिदास से मिलकर कहा कि वह यहाँ एक छोटा प्रसंस्करण केंद्र खोलना चाहता है, जिससे गांव का अनाज यहीं तैयार होकर बेचा जा सके। यह बड़ा मौका था, लेकिन बड़ा जोखिम भी। हरिदास ने जल्दबाजी नहीं की। उसने शर्त रखी कि निर्णय सामूहिक होगा और शर्तें साफ होंगी। कई बैठकों के बाद समझौता हुआ। यह 7वीं और आखिरी सीख की परीक्षा थी। आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करना भी गरीबी का कारण बनता है। काम शुरू हुआ। दिक्कतें आईं, कुछ गलतियां भी हुईं, लेकिन इस बार गलतियां छिपाई नहीं गईं। उन्हें स्वीकार किया गया और सुधारा गया। गांव के युवाओं को काम मिला, महिलाओं को भी नए अवसर मिले। नंदपुर की पहचान अब सिर्फ एक गरीब गांव की नहीं रही थी, बल्कि एक सीखते हुए गांव की बन रही थी। हरिदास यह सब देखकर भीतर ही भीतर उस बुद्धिमान गाय को याद करता, जिसने कभी 7 बातों का बीज उसके मन में बोया था। अब वह बीज पूरे गांव में पेड़ बन रहा था। एक शाम पंचायत के बाद हरिदास अकेले चलते हुए रुक गया। आकाश में तारे साफ दिख रहे थे। उसने महसूस किया कि अब डर उसका मार्गदर्शक नहीं रहा। अब निर्णय भय से नहीं, विवेक से होते थे। उसने समझ लिया था कि गरीबी का सबसे गहरा रूप पैसों की कमी नहीं, बल्कि अनुशासन, सम्मान, संवाद और विवेक की कमी है। जब ये 4 चीजें घर में आ जाती हैं, तो लक्ष्मी को रास्ता खुद मिल जाता है। उसी क्षण उसे भीतर से एक शांत आवाज सी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो कि कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, यह उन सभी की कहानी बन चुकी थी, जो मानते हैं कि भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि सही चाबी से खुलने वाला ताला है। हरिदास मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं थी। वह जान चुका था कि असली चमत्कार इंसान के भीतर होता है, जब वह 7 गलत आदतों को पहचानकर उन्हें छोड़ने का साहस कर लेता है। नंदपुर में अब सुबह की शुरुआत अलग तरह से होने लगी थी। सूरज उगने से पहले ही गलियों में हलचल होती, लेकिन यह हलचल बेचैनी की नहीं, तैयारी की होती। लोग अपने अपने काम के लिए निकलते समय एक दूसरे से आंख मिलाकर बात करते, बिना झिझक, बिना डर। हरिदास जब यह सब देखता, तो उसे लगता जैसे गांव ने भी उसकी तरह गहरी सांस लेना सीख लिया है। पहले जहां हर कोई अपने अपने दुख में सिमटा रहता था, अब वहां साझा जिम्मेदारी की भावना जन्म ले चुकी थी। ये बदलाव किसी एक फैसले से नहीं आया था, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे सही चुनावों से बना था, और यही बात इसे टिकाऊ बना रही थी। इसी दौर में हरिदास के जीवन में एक और परीक्षा आई। सहकारी समिति के भीतर ही कुछ मतभेद उभरने लगे। कुछ सदस्य चाहते थे कि मुनाफा तुरंत बांट दिया जाए, जबकि हरिदास और कुछ अन्य लोग भविष्य के लिए बचत के पक्ष में थे। बहस तेज होने लगी। पुराने समय में ऐसे विवाद टूटन का कारण बनते, लेकिन इस बार हरिदास ने सबको बैठाकर शांत स्वर में समझाया कि तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक स्थिरता में फर्क होता है। उसने किसी को गलत नहीं कहा, बस आंकड़े सामने रखे और संभावनाओं पर बात की। अंततः फैसला हुआ कि लाभ का एक हिस्सा बांटा जाएगा और एक हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा। उस दिन हरिदास ने महसूस किया कि संवाद अगर सम्मान के साथ हो, तो असहमति भी रिश्ते तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत करती है। घर के भीतर भी जीवन एक नई लय पकड़ चुका था। राधा अब सिर्फ गृहस्थी नहीं संभालती थी, बल्कि भविष्य की योजनाओं में सक्रिय भागीदार बन चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अब सवाल ये नहीं था कि कितना खर्च आएगा, बल्कि ये था कि कौन सा ज्ञान उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। हरिदास ने अपने बेटे को पास के कस्बे में प्रशिक्षण के लिए भेजने का फैसला लिया। यह आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि खर्च भी था और डर भी कि बाहर की दुनिया कहीं बच्चे को बदल न दे। लेकिन उसने खुद से वही सवाल पूछा जो अब उसकी आदत बन चुका था, डर से बचना सही है या समझदारी से सामना करना। उसने सामना चुना।
कुछ महीनों बाद जब बेटा छुट्टी में लौटा तो उसके सवाल और विचार पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थे। वह खेतों के साथ साथ नए तरीकों पर भी बात करता, बाजार की समझ साझा करता। हरिदास को गर्व हुआ, लेकिन उसने उस गर्व को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने बेटे से कहा कि सीखना कभी पूरा नहीं होता और जो यह मान लेता है कि वह सब जानता है वही सबसे पीछे रह जाता है। यह वही बात थी जिसे वह कभी खुद नहीं समझ पाया था और अब उसी कमी को अगली पीढ़ी में भरते देख रहा था। गांव में समृद्धि के संकेत धीरे धीरे दिखने लगे थे, लेकिन हरिदास के मन में एक सावधानी बनी रही। उसने देखा कि जैसे जैसे हालात सुधरते हैं वैसे वैसे कुछ लोगों में दिखावे की चाह भी जन्म लेने लगती है। नई चीजें खरीदना, दूसरों से तुलना करना, ये सब फिर से सिर उठाने लगे थे। हरिदास ने पंचायत में इस पर खुलकर बात की। उसने कहा कि अगर समृद्धि हमें फिर उसी दौड़ में ले जाए जहां हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगें, तो यह समृद्धि नहीं, बस गरीबी का नया रूप होगी। उसकी बात ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह चेतावनी अनुभव से निकली है। एक दिन हरिदास को खबर मिली कि पास के गांव में अकाल जैसी स्थिति बन रही है। लोग मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे। नंदपुर के सामने सवाल था, क्या वे सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या दूसरों के लिए भी हाथ बढ़ाएंगे? सहकारी समिति ने बैठक बुलाई और तय किया कि वे अपनी सीमित क्षमता के भीतर मदद करेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि भविष्य अनिश्चित है। लेकिन हरिदास ने कहा कि जिसने कभी गरीबी देखी हो वह दूसरों की पीड़ा से मुंह नहीं मोड़ सकता। उस दिन नंदपुर ने यह सीख लिया कि समृद्धि का असली मूल्य बांटने में है, जमा करने में नहीं। जब मदद पहुंची और सामने वाले गांव के लोगों की आंखों में राहत दिखी तो हरिदास को भीतर एक गहरी तृप्ति महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह 7वीं सीख को सच में समझ पाया हो। कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी होता है। उस रात वह देर तक जागता रहा, लेकिन यह जागना चिंता का नहीं, कृतज्ञता का था। उसने जीवन में पहली बार महसूस किया कि शांति किसी एक उपलब्धि से नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार चलते रहने से मिलती है। समय अब भी बह रहा था, चुनौतियां अब भी थीं, लेकिन हरिदास का नजरिया स्थिर हो चुका था। उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं या उसकी कहानी को कैसे देखते हैं। वह जान चुका था कि असली जीत दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने में है। नंदपुर की गलियों में चलते हुए उसे अक्सर लगता कि वह अकेला नहीं है। हर घर, हर चेहरा इस परिवर्तन का हिस्सा है। और शायद यही उस बुद्धिमान गाय की सबसे बड़ी सीख थी कि जब एक इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी गूंज पूरे समाज में फैल सकती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चमत्कार के। समय ने एक और करवट ली और नंदपुर अब आसपास के गांवों के लिए उदाहरण बनने लगा। बाहर से लोग आने लगे, कोई खेती की पद्धति समझने, कोई सहकारी समिति का ढांचा देखने, तो कोई सिर्फ यह जानने कि यहाँ ऐसा क्या बदल गया है। हरिदास इन सब के बीच खुद को गुरु नहीं मानता था। वह हर आने वाले से बस इतना कहता कि हमने कोई चमत्कार नहीं किया, बस अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे मुंह नहीं मोड़ा। उसे यह बात साफ समझ में आ चुकी थी कि जब इंसान अपनी असफलताओं को छिपाने के बजाय स्वीकार करता है, तभी सुधार की गुंजाइश पैदा होती है। यही ईमानदारी नंदपुर की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही थी। इसी बीच एक ऐसा अवसर आया जिसने हरिदास की सोच की असली परीक्षा ली। एक बड़ा व्यापारी गांव में आया और उसने प्रस्ताव रखा कि वह नंदपुर की जमीन पट्टे पर लेकर बड़े पैमाने पर खेती करेगा। बदले में गांव वालों को निश्चित रकम और कुछ नौकरियां मिलेंगी। पहली नजर में यह सौदा बहुत आकर्षक था। कई लोग उत्साहित हो गए क्योंकि इसमें जोखिम कम और पैसा तय था। लेकिन हरिदास के मन में संदेह जागा। उसने सवाल उठाए, जमीन किसके नियंत्रण में रहेगी? भविष्य में शर्तें बदली तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह निर्णय गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा या फिर किसी और पर निर्भर? चर्चा लंबी चली, बहस भी हुई, लेकिन अंत में गांव ने तय किया कि वे जल्दी में फैसला नहीं करेंगे। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि लालच सामने खड़ा था, लेकिन विवेक ने उस दिन जीत दर्ज की। घर लौटते समय हरिदास को अपने पुराने दिनों की याद आई। अगर यह प्रस्ताव तब आया होता तो शायद वह बिना सोचे समझे हाँ कर देता। उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव हालात का नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया का होता है।
परिस्थितियां तो हर दौर में आती हैं, फर्क बस इतना होता है कि इंसान उनसे कैसे पेश आता है। राधा ने उसकी आंखों में संतोष देखा। वह संतोष जो किसी सौदे के स्वीकार या अस्वीकार से नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने से पैदा होता है। दोनों ने बिना ज्यादा बात किए समझ लिया कि आज उन्होंने अपने भविष्य की रक्षा की है। कुछ समय बाद उस व्यापारी का असली इरादा सामने आ गया। उसने पास के एक गांव में वही समझौता किया, लेकिन कुछ महीनों में शर्तें बदल दी। वहां के लोग पछतावे में थे। यह खबर नंदपुर पहुंची तो लोगों को अपने फैसले पर गर्व हुआ, लेकिन हरिदास ने उन्हें चेताया कि गर्व भी एक परीक्षा है। उसने कहा कि आज हमने बचाव किया है, कल फिर कोई चुनौती आएगी। सतर्क रहना ही असली सुरक्षा है। यह बात लोगों के मन में बैठ गई कि सही निर्णय कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है। इसी दौरान हरिदास के जीवन में एक भावनात्मक क्षण आया। उसका पिता, जो वर्षों पहले निराशा और चुप्पी में डूब गए थे, एक दिन उससे बोले, तू बदल गया है। हरिदास ने पहली बार महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं दिख रहा, बल्कि उन रिश्तों में भी उतर आया है जो कभी टूटने की कगार पर थे। पिता की आंखों में गर्व और सुकून देखकर उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत का असली फल यही है। उसने समझा कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिश्तों की भी होती है, और जब इंसान सही राह पकड़ता है तो दोनों ही धीरे धीरे समृद्ध होने लगते हैं। गांव के बच्चों के लिए अब एक छोटा सा अध्ययन केंद्र शुरू किया गया था। यहाँ किताब के साथ साथ जीवन के अनुभव भी साझा किए जाते थे। हरिदास कभी कभी वहां जाकर बच्चों से बात करता। वह उन्हें बड़े बड़े सपने नहीं बेचता था, बस यह सिखाता था कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। बच्चों की आंखों में चमक देखकर उसे लगता कि नंदपुर का भविष्य अब डर से नहीं, जिज्ञासा से लिखा जाएगा। यह सोच उसे भीतर से आश्वस्त करती थी कि जो बदलाव शुरू हुआ है वह उसकी उम्र तक सीमित नहीं रहेगा। एक शाम तेज बारिश हुई और खेतों में पानी भर गया। नुकसान का अंदेशा था। लोग घबरा गए, लेकिन इस बार घबराहट ने किसी को जड़ नहीं किया। सबने मिलकर पानी निकालने की व्यवस्था की, नुकसान का आकलन किया और अगली रणनीति पर बात की। हरिदास ने देखा कि अब संकट आने पर लोग एक दूसरे से आंख चुराते नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उसे लगा कि यही असली समृद्धि है, संकट में अकेले न पड़ना। उस रात बारिश की आवाज उसे डरावनी नहीं, बल्कि जीवन की याद दिलाने वाली लगी। रात के सन्नाटे में हरिदास देर तक बैठा रहा। उसने मन ही मन उस बुद्धिमान गाय को याद किया जिसने कभी 7 बातों का बीज उसके भीतर बोया था। आज वह बीज एक ऐसे वृक्ष में बदल चुका था जिसकी छाया सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं थी। उसे पता था कि आगे भी गलतियां होंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह उनसे भागेगा नहीं। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन में पूर्णता नहीं, निरंतर सुधार ही लक्ष्य होता है। और इसी स्वीकार में उसे वह शांति मिली जो कभी पैसों से, कभी किस्मत से मांगता रहा था, अब बिना मांगे उसके भीतर बस चुकी थी। नंदपुर की कहानी अब एक मुकाम पर आकर ठहरने लगी थी, लेकिन यह ठहराव थकान का नहीं, संतुलन का था। हरिदास को अब यह साफ दिखने लगा था कि परिवर्तन का असली सुख शोर में नहीं, स्थिरता में होता है। गांव में विकास के काम चल रहे थे, लोग आगे की योजनाएं बना रहे थे, पर अब उनमें हड़बड़ी नहीं थी। हर निर्णय से पहले चर्चा होती, हर चर्चा के बाद सोच। हरिदास अक्सर यह देखकर मुस्कुरा देता कि जो लोग कभी जो होगा देखा जाएगा कहकर हाथ खड़े कर देते थे, वही अब विकल्पों पर बहस करते थे। उसे समझ आ चुका था कि जब समाज सवाल पूछना सीख लेता है, तभी वह अपने भविष्य का लेखक बनता है। एक दिन सहकारी समिति की अंतिम वार्षिक बैठक हुई। उस दिन हिसाब किताब साफ था, लाभ सीमित था, लेकिन स्थिर था। कोई अचानक अमीर नहीं हुआ था, पर कोई पहले से ज्यादा असुरक्षित भी नहीं था। हरिदास ने सबके सामने यह बात रखी कि उनका असली लाभ पैसे से ज्यादा भरोसे में है। उसने कहा कि अगर कभी भविष्य में बड़ी सफलता मिले भी, तो उसे उसी दिन खतरनाक मान लेना चाहिए जिस दिन हम अनुशासन छोड़ दें। यह बात सुनकर लोग चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यही अनुशासन उन्हें यहां तक लाया है। बैठक के बाद जब लोग लौटे, तो उनके कदमों में संतोष था, लालच नहीं। घर में भी एक सादगी भरी स्थिरता आ चुकी थी। राधा अब पहले से ज्यादा शांत थी।
उसके चेहरे पर वह चिंता नहीं रहती थी जो कभी हर शाम उतर आती थी। बच्चों की पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कोई असाधारण चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन दिशा सही थी। हरिदास कभी कभी उन्हें देखकर सोचता कि अगर वह पहले ही यह सब समझ पाता तो शायद बहुत कुछ अलग होता। फिर वह खुद को रोक लेता, क्योंकि अब उसे यह भी समझ आ चुका था कि पछतावा केवल सीख के लिए ठीक है, वहीं रुक जाना एक नई भूल होती है। एक शाम गांव के बुजुर्गों ने हरिदास को बुलाया। उन्होंने कहा कि वे उसे पंचायत में एक स्थायी भूमिका देना चाहते हैं। हरिदास ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने समय मांगा। उसे डर था कि कहीं जिम्मेदारी अहंकार न बन जाए। कई रातों तक उसने इस पर सोचा। अंततः उसने यह शर्त रखकर जिम्मेदारी स्वीकार की कि वह खुद को कभी अंतिम निर्णयकर्ता नहीं मानेगा, बल्कि चर्चा का हिस्सा रहेगा। बुजुर्गों ने उसकी यह बात मान ली। उस दिन हरिदास ने जाना कि नेतृत्व वही होता है जो खुद को ऊंचा नहीं, बराबर रखता है। समय के साथ नंदपुर में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। कुछ सीखने आए, कुछ देखने। हरिदास अब हर कहानी को अपनी नहीं बताता था। वह साफ कहता कि यह किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि सामूहिक समझ की यात्रा है। जब कोई उससे पूछता कि असली बदलाव कहाँ से शुरू हुआ, तो वह मुस्कुराकर कहता, घर से और मन से। उसे लगता था कि अगर लोग यही एक बात समझ लें तो शायद उन्हें किसी बुद्धिमान गाय की जरूरत ही न पड़े। एक दिन, वर्षों बाद, वही नीम का पेड़ तेज आंधी में गिर गया। गांव में हलचल मच गई। लोग उदास थे, क्योंकि वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा था, बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। हरिदास भी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे किसी पुराने अध्याय का अंत हो रहा हो, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि सीख किसी जगह या वस्तु की मोहताज नहीं होती। जो बीज उस पेड़ के नीचे बोया गया था, वह अब लोगों के भीतर जड़ें जमा चुका था। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और चुपचाप लौट आया। उस रात हरिदास को पहली बार लगा कि कहानी सच में पूरी हो रही है। गरीबी अब भी दुनिया में थी, संघर्ष अब भी जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसके लिए गरीबी अब एक स्थायी पहचान नहीं रही थी। उसने जान लिया था कि जब इंसान अपने भीतर की 7 कमजोरियों को पहचान कर उनसे आंख मिलाता है, अनादर, अकृतज्ञता, अव्यवस्था, समय का अपमान, नकारात्मक संगत, ज्ञान का तिरस्कार और आलस्य, तब हालात चाहे जैसे हों, रास्ता निकल ही आता है। सुबह जब सूरज उगा, नंदपुर अपनी रोजमर्रा की गति में लौट आया। लोग काम पर निकले, बच्चे पढ़ने गए, खेतों में हलचल शुरू हो गई। बाहर से देखने वाला शायद कुछ असाधारण न देख पाता, लेकिन हरिदास जानता था कि असाधारण अब दिखाई नहीं देता, वह जिया जाता है। वह अपने आंगन में खड़ा होकर यह सब देखता रहा और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ठहर गई। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन इसे अब किसी अंत की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं, उस सोच की थी जो जहां भी जन्म ले वहां गरीबी को पीछे छोड़ सकती है।